हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। और जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर मैंने आपको वही सेम चीज़ बताई। अभी मैं एक बार उसको साइड में ना आपको टेबल बना के दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ना है। फिर उसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ना है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन होगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, हमने पढ़ना होता है गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। उसके बाद हमें पढ़ना होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें बच्चा हर महीने में कितना कितना ग्रो करेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर डिलीवरी कैसे होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक हम क्या पढ़ते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है कि गैमेट बनता कैसे है या उसके बनने की प्रोसेस क्या कहते हैं, और गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे ही पढ़ना है ना, लाइन टू लाइन। तो गैमेटोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे मेल के अंदर कौन सा गैमेट होता है और फीमेल के अंदर कौन सा गैमेट होता है। बताओ, मेल के अंदर कौन सा गैमेट होता है, ह्यूमन मेल में स्पर्म होता है। और स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो यही है, स्पर्मेटोजेनेसिस, यही है। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, दूसरा उसमें स्पर्म कैसे होता है, स्पर्म बनता कब है, कैसे बनता है। फीमेल में होता है ओवम, ठीक है, और इसे कहते हैं oogenesis। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल तो हमने पढ़ी नहीं है इसके अंदर। जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो हम आपको बताऊंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिंदी में से क्या बोलते हैं बताओ। हिंदी में से बोलते हैं नर जनन तंत्र। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र के अंदर क्या होगा, देखो जो जो चीजें हमें पढ़नी है पहले हमको लिखते हैं। इसमें हम एक तो पढ़ेंगे, इसमें हम एक तो पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के अंदर टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं वृषण। टॉपिक के नाम है ये, अलग अलग टॉपिक करवाऊंगी। दूसरा हम पढ़ते हैं सहायक नलिकाएं। इंग्लिश में उन्हें कहते हैं एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। इनको बोलते हैं सहायक नलिकाएं। ठीक है ना। तीसरा हम पढ़ेंगे पेनिस, जिसे हिंदी में कहते हैं शिश्न। चौथा हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, ग्रंथियां, ठीक है। ये टॉपिक हमने पढ़ने हैं। तो एक एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक टेस्टिस है, तो टेस्टिस से भी चलते हैं। टेस्टिस है ना पहला टॉपिक। टेस्टिस को क्या बोलते हैं बताओ, वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण। अब मैं एक एक डिटेल इसकी आपको बताती हूँ। नंबर में ये कितनी होती है बताओ, दो होती है। नंबर इनका होता है 2। लोकेशन इनकी कहाँ पे होती है बताओ, कहाँ पे सिचुएटेड होती है ये। लोकेशन होती है इनकी, हाँ, स्क्रोटम। और स्क्रोटम कहाँ पे होता है, स्क्रोटम होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है ना। लोकेशन होती है इनकी, ये स्क्रोटम में होते हैं। स्क्रोटम, स्क्रोटम को हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब
उदरीय गुहा के बाहर, उदरीय गुहा के बाहर। ठीक है, अब क्या होता है देखो, ये जो टेस्टिस होती है ना, जब तक बच्चा मदर के पेट में 7 महीने से कम का होता है, बच्चा और वो भी लड़का, मदर के पेट के अंदर, पेट में नहीं बोलेंगे, गर्भाशय में बोलेंगे। ठीक है, मदर के गर्भाशय में जब तक बच्चा 7 महीने से कम का होता है, तब तक ये जो टेस्टिस हैं वो उस बच्चे के उदरीय गुहा में ही रहते हैं। ठीक है, जब बच्चा पूरा 7 महीने का हो जाता है, 7 महीने का जो बच्चा होता है जब पूरा हो जाता है और 8वां महीना जब मदर को लग जाता है, उस टाइम पे वो जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम में आ जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन से महीने में जो है स्क्रोटम जो है, सॉरी टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में आते हैं, तो हम कहेंगे 7 महीने के बच्चे में आते हैं। ठीक है, जब वो लड़का होता है। एक होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करेंगे। भाई ये ब्रीडिंग सीजन आ चुका है उनका, है ना, जैसे सब्जियां, फल, फ्रूट, इनका सीजन होता है। तो ऐसे ही इन जो जानवर होते हैं उनका भी सीजन होता है कि इस पर्टिकुलर सीजन में वो अपने बच्चों को जन्म देंगे। तो सीजनल ब्रीडर में जो ये टेस्टिस होती है वो उस पर्टिकुलर सीजन में ही कहाँ आएगी, स्क्रोटम से, स्क्रोटम के अंदर आती है। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में क्या होता है, वो जब मर्जी 365 दिन में कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। जैसे कि इंसान, हर बच्चे का जो बर्थडे है, ऐसा तो नहीं है सभी बच्चों का मार्च में ही आ रहा है, सभी बच्चों का दिसंबर में ही आ रहा है ना, किसी का भी किसी भी दिन बर्थडे आ सकता है। इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर है, उनका हमेशा जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर ही रहती है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब बात करेंगे कि उस टेस्टिस का स्क्रोटम में आना जरूरी क्यों होता है। मतलब जो सीजनल ब्रीडर है उनकी भी टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में आ रही है, और जो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर है उनका भी स्क्रोटम में है। तो क्या रीजन है इस चीज का? रीजन है इस चीज का क्या, स्क्रोटम में क्या होता है, टेस्टिस का स्क्रोटम में आना कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी होता है, क्योंकि यह यानी स्क्रोटम, ठीक है ना, यह स्क्रोटम टेस्टिस को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर देती है। जो टेस्टिस है ना, इसका काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करवाना। ठीक है, स्पर्म की प्रोडक्शन करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। शुक्राणु, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पर शुक्राणु काम नहीं कर सकते, वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो उससे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो है टेस्टिस पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर शुक्राणु जीवित रहते हैं, जीवित रहते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में जो शुक्राणु है वो जीवित नहीं रह सकते। क्लियर है इतना? अब इनके फंक्शन की अगर हम बात करें कि जो ये टेस्टिस है इसका फंक्शन क्या है, तो हम क्या बताएंगे फंक्शन। एक तो शुक्राणु का निर्माण करवाती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण। एक तो ये क्या करवाती है, शुक्राणुओं का निर्माण करवाती है, इंग्लिश में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की ये क्या करवाती है, फॉर्मेशन करवाती है। दूसरा ये क्या करवाती है, दूसरा ये हार्मोन निकालती है, हार्मोन स्त्रावन। ठीक है, हार्मोन स्त्रावन का मतलब है रिलीज ऑफ हार्मोन, रिलीज ऑफ हार्मोन, हार्मोन का रिलीज करवाती है। अब हम बात करेंगे कौन से हार्मोन का रिलीज करवाती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कौन से हार्मोन का रिलीज करवा रही है,
टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करवा रही है, टेस्टोस्टेरोन। और इसी का दूसरा नाम है एंड्रोजन, अलग अलग हार्मोन नहीं है ये, इसी का दूसरा नाम है। ये मैं आपको ग्रंथियों वाले चैप्टर में सिर्फ मैं नाम बताया था आपको, मैंने कहा था नाम यहाँ करेंगे, डिटेल हम आगे करेंगे, तो डिटेल हम अभी करेंगे हार्मोन की। तो टेस्टोस्टेरोन को हिंदी में टेस्टोस्टेरोन ही कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो जो ये है ना टेस्टिस, एक प्रकार की क्या होती है, ग्लैंड होती है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। इसी का दूसरा नाम है या एंड्रोजन, ठीक है ना, अलग अलग हार्मोन नहीं है, एक ही हार्मोन है जिसके दो नाम हैं। अब इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, इस हार्मोन का काम क्या है, हार्मोन के कार्य, हार्मोन का काम भी हमसे पूछ सकते हैं, बताओ क्या है हार्मोन का कार्य। हार्मोन का कार्य क्या है, हार्मोन का कार्य, सबसे पहला ये बॉयज के अंदर रिलीज हो रहा है ना, तो बॉयज के अंदर जो बॉयज को डिफाइन करती हैं, मतलब जो चेंजेस जवानी के वक्त, प्यूबर्टी के वक्त, टीनेज के वक्त लड़कों में आते हैं, उनके लिए ही उत्तरदायी होता है। अब कौन कौन से चेंजेस आते हैं बताओ, ये दाढ़ी मूंछ, या हम कहेंगे कि ये ना प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस के लिए उत्तरदायी है, ऐसे लिखते हैं, उसके बाद छोटा छोटा लिखते हैं। ये लड़कों में यौवनावस्था में, प्यूबर्टी यानी यौवनावस्था, यौवनावस्था में आने वाले बदलावों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब कौन कौन से बदलाव आते हैं देखो, एक तो दाढ़ी मूंछ आना, दाढ़ी मूंछ आना, एक तो ये करवाता है। दूसरा बताओ, शोल्डर का ब्रॉड हो जाना, कंधों का चौड़ा हो जाना, कंधों का चौड़ा हो जाना। और बताओ, हाइट तो वैसे भी बढ़ती है, हाइट में इसका कोई रोल नहीं होता, और इसमें रोल होता है स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, स्पर्म को प्रोड्यूस करवाना, शुक्राणुओं को रिलीज करवाना, शुक्राणु निर्माण भी, अच्छा ये स्टार्ट करवाता है, शुक्राणु निर्माण होता किसमें है, टेस्टिस में, शुक्राणुओं का निर्माण। और क्या होता है बॉयज में, क्या हो जाता है, आवाज का भारी हो जाना, आवाज का भारी हो जाना, आवाज भारी हो जाती है लड़कों की, ठीक है। और क्या होता है, एक्ने, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है, ठीक है, एक्ने पिंपल्स हो जाना, यानी कि कील मुहासे हो जाना, ऐसे भी बोल सकते हो, पिंपल्स, एक्ने होना, पिंपल या एक्ने होना। और क्या रहता है बताओ, अंडरआर्म्स, छाती व जननांग, जननांगों पर बाल आ जाना। अंडरआर्म्स में, छाती में, जननांगों पर बाल आ जाते हैं, तो बाल आ जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, यानी लड़का है ना तो लड़की की तरफ अट्रैक्शन होना, ये क्या है, इस हार्मोन के कारण, ठीक है। हार्मोन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है हार्मोन वाले टॉपिक के अंदर, हार्मोन में जो भी मैंने आपको फीलिंग्स बताई थी, गुस्सा आना, ठीक है, या फिर डर लगना, प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सब चीजें क्या होती हैं, हार्मोनल कंट्रोल के अंदर है। तो ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो ये काम है जो एक लड़के के अंदर ये करवाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था हमने, बस स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ी थी टेस्टिस,
तो टेस्टिस पढ़नी थी, तो टेस्टिस पढ़ने के लिए क्या किया, देखो टेस्टिस वृषण बोलते हैं इसको, नंबर में होती है 2। अच्छा शेप पूछ लेते हैं कई बार इसकी, कैसे होती है शेप, हम बताएंगे ओवल, ठीक है, ओवल होती है, अंडाकार शेप होती है इसकी। कहाँ पाई जाती है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम कहाँ पाया जाता है, उदरीय गुहा के बाहर। क्यों पाया जाता है उदरीय गुहा के बाहर, क्योंकि ये 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम प्रोवाइड करता है, जिसपे जो शुक्राणु है वो जीवित रह जाते हैं। अच्छा इसका काम क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करवाना, हार्मोन का स्त्रावन करवाना, हार्मोन निकालना। हार्मोन का क्या काम, कौन सा हार्मोन निकालते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एंड्रोजन। और ये हार्मोन का काम क्या है, ये हार्मोन ये सारे काम करवाते हैं। लड़कों में यौवनावस्था में आने वाले बदलावों के लिए उत्तरदायी है, दाढ़ी मूंछ आना, कंधों का चौड़ा होना, शुक्राणुओं का निर्माण, आवाज का भारी हो जाना, पिंपल या एक्ने होना, अंडरआर्म्स, छाती, जननांगों पर बाल आ जाना, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना। ये सारे काम कौन करवाते हैं, ये करवाते हैं। इसके बाद जो है ना, ये देखो टेस्टिस कर लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, ठीक है ना। अच्छा एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखो सहायक नलिकाएं पढ़नी है। वैसे तो होती है ये 4, वैसे तो होती है ये 4, मैं नाम बताती हूँ आपको इसकी। रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, ये 4 होती है, लेकिन आपको एक का नाम याद रखना है, बस ओनली 1। 4 है लेकिन आपको एक का नाम याद रखना है, वासा एफरेंशिया। क्यों नाम याद रखना है इसका बताओ, क्योंकि एक तो यही है, ये स्पर्म्स को जननांग तक पहुंचाती है, ठीक है। एक तो इसका काम है, ये स्पर्म को जननांग तक पहुंचाती है। दूसरा आपने सुना नसबंदी की जाती है लड़कों में, बॉयज में, मेल में नसबंदी होती है। तो नसबंदी में इसी नस को काट के क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ताकि ये स्पर्म को जननांग तक पहुंचाए ही ना। क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट कब होगी, जब ये स्पर्म जननांग तक पहुंच जाएंगे और फीमेल के अंदर पहुंच जाएंगे। जब हम चाहते हैं कि अब उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और अब वो आगे जो है संतान पैदा ना करें, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं। कई फीमेल करवाते हैं, कई मेल करवाते हैं। मेल में होने वाली नसबंदी को कहा जाता है वासेक्टोमी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नाम आगे पढ़ेंगे। और फीमेल में होती है ट्यूबेक्टोमी, तो फीमेल का तो आगे आएगा, जो भी पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो क्योंकि ये स्पर्म को जननांग तक पहुंचा रही है, तो इसी को काट के अलग कर दिया जाता है, और अलग करने से क्या होंगे, स्पर्म जननांग तक पहुंचेंगे नहीं, और इसे हम बोल देते हैं वासेक्टोमी। ये एक सर्जिकल मेथड है, इसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता। तो बहुत सोच समझ के लोग करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल को हम और बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है ना। वासा एफरेंशिया स्पर्म्स को जननांग तक पहुंचाती है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वासेक्टोमी में इसे ही सर्जिकली कट किया जाता है, ठीक है। अच्छा पूछ सकते हैं आपसे कि किसको कट करते हैं, हम बोलेंगे वासा एफरेंशिया, ठीक है ना। इसीलिए ये मैंने बताया कि वैसे तो 4 है, पर उन 4 का कोई खास काम नहीं है, सिर्फ काम इतना ही कि पहुंचाती है स्पर्म को। मेन जो स्पर्म को पहुंचाती है जननांग तक, वो वासा एफरेंशिया, और वासेक्टोमी के टाइम पर इसी को कट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बताया गया। सहायक नलिकाओं के बाद आपने पेनिस पढ़ा होगा, उसके अंदर पेनिस बताया था मैंने, नेक्स्ट पेनिस बताया था। पेनिस क्या होता है बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, ये ऑर्गन होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो इंटरकोर्स में हेल्प करता है, ठीक है ना। फीमेल के अंदर अगर स्पर्म पहुंचाने हैं तो मेन फंक्शन किसका रहता है, पेनिस। इसको बोलते हैं शिश्न। ये गैमेट ट्रांसफर करवाता है। क्या काम होता है इसको, इसका काम क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर करवाता है, बस इसका और कोई खास काम नहीं है। एक तो ये क्या करवाता है, यूरिन पास भी करवाते हैं इससे, जो मेल होते हैं ना उनके अंदर स्पर्म का रास्ता और यूरिन का रास्ता एक ही होता है। तो क्या करेंगे, इससे स्पर्म व यूरिन दोनों बाहर निकलते हैं, दोनों बाहर
निकलते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही चीज बाहर निकलेगी। मतलब या तो स्पर्म भी नहीं कह सकते, हम बोलेंगे सीमन, क्योंकि स्पर्म के अंदर सीमन होता है। ये सीमन रिलीज करवाता है, वीर्य रिलीज करवाता है, ना कि स्पर्म। इससे सीमन को हिंदी में बोलते हैं वीर्य। ठीक है, या तो ये वीर्य रिलीज करवाएगा एक बार में, या फिर ये यूरिन पास करवाएगा। एक ही चीज बाहर निकलती है। अब क्योंकि फीमेल के अंदर तो दोनों जो चीजें हैं बाहर निकलने की अलग अलग होती हैं। फीमेल के अंदर 2 ओपनिंग होती है, एक से यूरिन पास किया जाता है और एक से जो भी उनके अंदर लिक्विड होता है वो बाहर निकलता है। लेकिन मेल के अंदर जो सीमन है और यूरिन है वो एक ही रास्ते से बाहर निकलेगा। उस रास्ते का नाम होता है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा बोलते हैं उसको। मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा चुकी हूँ, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। अब यूरिन है ना, दैट इज एसिडिक इन नेचर। यूरिन एसिडिक होता है, बता चुकी हूँ आपको, है ना। 4 से 5 उसकी क्या होती है, लगभग पीएच होती है। तो यूरिन इज एसिडिक इन नेचर। यूरिन जो है नेचर के अंदर एसिडिक होता है। अब एसिडिक नेचर में जो ये सीमन है, सीमन के अंदर पाए जाने वाले जो स्पर्म है वो जिंदा नहीं रह सकते। एसिडिक नेचर के अंदर वो जिंदा नहीं रह सकते। तो उस रास्ते को पहले बेसिक या फिर न्यूट्रल करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या काम आते हैं, देखो, उसके लिए काम आते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, ग्रंथियां। ग्रंथियां होती है वैसे 3 प्रकार की। पहली होती है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स, नाम हिंदी में सेम है। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरी होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये मेल के अंदर पाई जाने वाली 3 ग्रंथियां हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीमन के रिलीज होने का और जो है आपके यूरिन के रिलीज होने का रास्ता एक ही है, तो इनका क्या रोल रहेगा उस चीज के अंदर। सीमन ये रिलीज करती है तीनों की तीनों, तो ये क्या रिलीज करती है, 70% ऑफ सीमन। सीमन का 70% भाग यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है ना। इसमें इस 70% में क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है और कुछ एंजाइम होते हैं। फ्रक्टोज प्लस क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये जो फ्रक्टोज शुगर है ना, ये कौन सी शुगर है पता है, फ्रूट शुगर। मिलनी तो फ्रूट में चाहिए, लेकिन मिल कहाँ रही है, देखो सीमन में। तो ये इसका काफी बड़ा रोल होता है सीमन के अंदर। क्या रोल होता है, इंसान के शरीर से निकलने वाली एकमात्र शुगर, वैसे इंसान के शरीर से शुगर नहीं निकलती, हम शुगर खाते ही हैं, हमारे शरीर से निकलती नहीं है। इंसान के शरीर से जो एकमात्र शुगर निकलती है वो है फ्रक्टोज। और कहाँ से निकलती है वो, सीमन से, सीमन में पाई जाती है। जिन लड़कियों का रेप हो जाता है ना, आपने सुना होगा, उसके बाद उनका मेडिकल होता है ना, टेस्ट सुना होगा आपने, रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं। तो उस रिपोर्ट में क्या चेक किया जाता है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें सीमन है या नहीं, और सीमन है तो उसके अंदर फ्रक्टोज है या नहीं। ठीक है ना। तो ये फ्रक्टोज जो है उसमें क्या पाया जाता है, उस सीमन में पाया जाता है। तो फ्रक्टोज का रोल यहाँ पे रहता है। फ्रक्टोज शुगर चेक की जाती है क्योंकि ये एकमात्र सीमन से ही निकल सकता है ना। तो ये फ्रक्टोज हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इससे निकलते हैं बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स क्या करवाते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं ये, बेसिक नेचर के। अब ये जब यूरिन वाला जो रास्ता है, मान लो पहले यूरिन पास करके आया है कोई लड़का, यूरिन पास करके आया, तो उसका जो रास्ता है वो कैसा हो गया होगा, अम्लीय, एसिडिक हो गया होगा। तो अब उसको न्यूट्रल करना है। तो अब उसमें से जो बाइकार्बोनेट निकलेंगे ना, वो उसको न्यूट्रल कर देंगे। उसके बाद क्या निकलते हैं, स्पर्म। उसके बाद क्या आते हैं, स्पर्म आते हैं। तो स्पर्म, उनके लिए स्पर्म के लिए जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है, वहाँ पे एसिडिक मीडियम नहीं है, वो आराम से बाहर निकल सकते हैं। ये जो है ना, ये इंटरकोर्स के लिए
इंटरकोर्स के लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जब भी एक लड़का और एक लड़की फिजिकल कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो उनमें जो सबसे पहले लुब्रिकेशन के लिए लिक्विड रिलीज होता है वो इसी से रिलीज होता है। ये इंटरकोर्स के लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंटरकोर्स के लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट जो सीमन बनाते हैं। अब मैं आपको सीमन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ कि सीमन क्या होता है। सीमन को बोलते हैं वीर्य। अच्छा, कितना रिलीज होता है बताओ एक बार में? एक बार में 1.5 से 2.5 ml या उससे ज्यादा रिलीज होता है। उससे ज्यादा मतलब कम से कम 1.5 ml तो मिलेगा ही मिलेगा सीमन जो रिलीज होता है, या उससे ज्यादा भी रिलीज हो सकता है। एक बार में जो सीमन है जितना निकला है उसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म यानी शुक्राणु होते हैं। एक बार जो सीमन निकलता है उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए मतलब कोई लड़का अगर पिता बनता है और नॉर्मली बिना किसी इलाज के अगर पिता बनता है तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म का हेल्दी होना जरूरी है। हेल्दी होना जरूरी है, उनकी सेहत, उनका साइज बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। 60% स्पर्म्स का हेल्दी होना जरूरी है। 20 मिलियन स्पर्म से कम होने पर, 20 मिलियन स्पर्म से कम होने पर इंसान पिता नहीं बन सकता या संतान पैदा नहीं कर सकता। इंसान पिता नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ये है वीर्य के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं स्टार्टिंग से। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन के लिए देखो, अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेटोजेनेसिस की रिक्वायरमेंट है। गैमेटोजेनेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? मेल की। मेल में स्पर्म के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती कहाँ पे है? ये होती है टेस्टिस में। कहाँ होती है स्पर्मेटोजेनेसिस? टेस्टिस में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, पेनिस और ग्लैंड्स। टेस्टिस की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। ये देखो, शेप, साइज, कहाँ रिलीज कहाँ पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, वहाँ पर उनका फंक्शन क्या है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो है ना सहायक नलिकाओं में वासा फ्रेंसिया आपको पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि स्पर्म को जननांग तक पहुंचाएगी और सर्जिकली इसी को रिमूव करके वासेक्टोमी की जाती है, बता दिया। इसके बाद क्या रहता है? जो पेनिस है वो गैमेट ट्रांसफर में हेल्प करता है। इसी से वीर्य और यूरिन पास आउट होता है, लेकिन एक टाइम में एक ही बाहर निकलेगा। ग्लैंड्स में तीनों ग्लैंड्स के नाम बता दिए आपको, और इनमें से क्या क्या रिलीज होगा मैंने आपको ये बता दिया। लास्ट में आपको बता दिया सीमन के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी सीमन में क्या पाया जाता है? स्पर्म पाया जाते हैं ना, तो स्पर्म का भी तो पता होना चाहिए। स्पर्म कैसा होता है? देखो ऐसा होता है स्पर्म। अच्छा, खोज किसने की थी बताओ? इसकी खोज किसने की थी स्पर्म की? याद है? A.V. ल्यूवेनहुक ने 5 चीजों की खोज की थी। स्पर्म की, आरबीसी की, और बैक्टीरिया की, प्रोटोजोआ की, प्रोटिस्टा की। तो स्पर्म की खोज किसने की थी? A.V. ल्यूवेनहुक ने। ल्यूवेनहुक ने। और स्पर्म दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है। ऐसे, ठीक है। ये वाले हिस्से को बोलते हैं हेड, ये वाले हिस्से को बोलते हैं मिडल पीस, ये वाले हिस्से को बोलते हैं टेल, ठीक है ना।
और इसमें यहाँ पे जो ये मिलता है ना ऐसे, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोसोम बोलते हैं। ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ये कुछ ऑर्गेनेलीज हो जाएंगी, ये वाला हिस्सा इसका नेक कहलाता है, नेक। और यहाँ मिडल पीस में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपने को पढ़ना इतना ही है, क्योंकि इससे आगे की डिटेल ना मैं आपको तब बताऊंगी जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। क्या बताऊंगी वहां पे? ये स्पर्म है, स्पर्म में एक्रोसोम का क्या काम है? जब ये एग तक पहुंचेगा तो एग के अंदर जाने के लिए उसको एक एंजाइम की जरूरत होती है जो इस एक्रोसोम से निकलेगा। और ये एक्रोसोम बना किससे होता है? गोल्जी बॉडी से। पूछा जाता है एक्रोसोम किसका बना होता है? गोल्जी बॉडी का। जब स्पर्म बन रहा होता है ना, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है, तो आधा गोल्जी बॉडी एक्रोसोम में चला जाता है, आधा डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपको इसकी पूरी डिटेल पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिंपल इतना, एक्रोसोम किसका बना होता है? गोल्जी बॉडी का। जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब एग और स्पर्म आपस में मिल रहे होते हैं, तो उसका कौन सा हिस्सा मिलता है? सिर्फ हेड। टेल निकल के बाहर गिर जाती है, ओनली हेड वो ले लेती है टेल, क्योंकि इसी के अंदर है ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो डीएनए होगा, है ना। ठीक है, अब ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये इसकी चलने फिरने में हेल्प करती है। मेल स्पर्म मोटाइल होता है, फीमेल वाला जो ओवम है वो स्टेशनरी होता है, वो एक जगह पे बैठ जाता है आराम से कि मेल ही आएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो मेल स्पर्म को जाना होता है, तो वो उसको वहां तक पहुंचने के लिए, कहाँ तक पहुंचने के लिए? फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब क्या होती है नहीं पता होगा, ये हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। वहां पे मैं दोबारा से ये चीज बताऊंगी। देखो यहाँ पे एग आके बैठ जाता है और यहाँ से आके स्पर्म इसके ऊपर क्या करता है? मीटिंग करता है उसके साथ, ठीक है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है उसको एग तक पहुंचाना। जब स्पर्म के अंदर अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती तो वो एग तक पहुंच ही नहीं पाता, इसीलिए तो क्या नहीं हो पाते? फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, जो कई कपल है वो पेरेंट्स नहीं बन पाते, ठीक है ना। फिर ये जो टेल है ये इसकी मोटिलिटी में से हेल्प करती है। जैसे कई उसमें देखा होगा आपने, उसमें मछलियों में टेल होती है ना, उसकी ऐसे मूवमेंट में हेल्प करती है, तो टेल इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही है। इससे आगे की डिटेल जो है वो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ने के बाद जब हम फर्टिलाइजेशन का टॉपिक करेंगे तब देखने को मिलेगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।